नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर चलेंगे। आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अंतराण्विक बल। वैसे हमने ठोसों के यांत्रिक गुण में अंतराण्विक बल के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है। थोड़ा सा यहां पर भी हम देखेंगे कि अंतराण्विक बल क्या होता है। और अंतराण्विक बल दो प्रकार के होते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल। उनकी यहां पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है, इसका फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव के अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, पृष्ठ तनाव को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सब की यहां पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे पृष्ठीय ऊर्जा के बारे में कि एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारने पर वो ठंडी हो जाती हैं, उनका ताप कम हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है, इन सब का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो है। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बात करूंगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ये किनके बीच में काम करेगा? अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। क्लियर? देखिए, जो अंतराण्विक बल हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। उसमें जो पहला प्रकार है वो है ससंजक बल। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। देखिए, ससंजक बल क्या होता है? देखिए, समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतराण्विक बल होता है उसको हम ससंजक बल कहेंगे। एक समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है उसको हम क्या कहेंगे? ससंजक बल। जैसे जल के अणुओं के मध्य, जल हमारे पास में है और जल के दो अणु आपस में किसी आकर्षण बल से बंधे हैं तो वो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कौन सा है? ससंजक बल है। क्लियर? तो ससंजक बल की डेफिनेशन क्या है? समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल। क्लियर? क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल कहलाता है। ओके। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहां पर बताया कि ये हमारे पास में जैसे जल का एक अणु है और ये जल का दूसरा अणु है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल यहां पर काम कर रहा है उसी बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। तो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगेगा, ये एक जैसे ही अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसको हम ससंजक बल कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, इससे हम कैसे समझे, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे। जैसे दो छोटी जल की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। जब हम आप कभी देखना, एक छोटी सी बूंद के संपर्क में जब थोड़ा सा नजदीक उनके पास में लाएंगे दो बूंदों को, तो दोनों मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। उसके पीछे रीजन क्या है? छोटी बूंद से बड़ी बूंद का निर्माण हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है?
क्योंकि उन अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसे हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल के कारण से छोटी बूंदों से बड़ी बूंद का निर्माण होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, छोटी बूंदों से मिलकर, छोटी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण, बड़ी बूंद का निर्माण। छोटी से बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो किस वजह से होता है? ससंजक बल के कारण से होता है। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में कांच की दो प्लेटें हैं और उन दोनों प्लेटों के मध्य यदि हम जल भर दें, थोड़ा सा जल की परत बन जाती है, तो उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। देखिए ऐसे क्यों, ऐसा किस वजह से होता है? ये जैसे हमारे पास में एक कांच की प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास में एक दूसरी कांच की प्लेट है। इस तरीके से ये दो कांच की प्लेटें हैं और इनके मध्य हमने भर दिया जल। तो जब जल भर देंगे तो देखिए ये जल के मैंने दो अणु दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? जल के दो अणु दिखाए हैं। तो जब जल इनके बीच में भर दिया जाता है तो इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि ये जल का जो अणु है वो कांच के साथ में आकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है। इसके साथ में इससे चिपका हुआ जल का अणु और इससे चिपका हुआ जल का अणु आपस में एक परबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। देखिए समझें, ये एक कांच की पट्टी का है। किसकी है? कांच की। ये भी किसकी है? कांच की। ये किसका अणु है? जल के। और जल के अणुओं के बीच में, समान प्रकार के अणुओं के बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? ससंजक बल काम कर रहा है। उस वजह से ही इनको अलग करना मुश्किल होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, जब दो कांच की प्लेटों के मध्य यदि हम जल भर दें, देन उनको अलग करना मुश्किल कार्य हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए जो पारे की बूंद होती है, बड़ी बूंद से छोटी बूंदों का निर्माण करना मुश्किल काम होता है। पारे की जो बूंद होती है उसका प्रस्तनाव अत्यधिक होता है और उसे अलग अलग छोटी बूंदों में विभाजित करना मुश्किल कार्य है। उसके पीछे रीजन है कि उनके अणुओं के मध्य जो ससंजक बल है वो बहुत ज्यादा होता है और ससंजक बल ज्यादा होने के कारण से, ससंजक बल अधिक होने की वजह से उनको छोटी बूंदों में विभाजित करना मुश्किल कार्य होता है। तो पारे की बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभाजन, छोटी बूंदों में विभाजन मुश्किल कार्य होता है। विभाजन मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? ससंजक बल ही है। क्या है? ससंजक बल। अंतराण्विक बल का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है? आसंजक बल। दूसरा बल कौन सा है? आसंजक बल। आसंजक बल, अधेसिव फोर्स। देखिए किसे कहा जाता है? दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आसंजक बल। अणु क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य, भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। आसंजक
बल कहलाता है। देखिए, भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वही क्या है, आसंजक बल। जैसे बोर्ड और चौक के मध्य, जैसे ये चौक चल पा रही है, क्यों चल पा रही है? क्योंकि यहां पर इस चौक के कुछ पार्टिकल्स इससे चिपक गए हैं। इससे चिपक गए हैं, इट मीन्स इस बोर्ड के अणुओं के मध्य तथा चौक के अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल काम कर रहा है, उस वजह से ये इससे चिपके रह गए। तो यहां पर कौन सा बल काम कर रहा है? बोर्ड और इस चौक के पार्टिकल्स के बीच में यहां पर आसंजक बल काम कर रहा है, और ये दो भिन्न प्रकार के अणु होते हैं। क्लियर? बोर्ड पर चौक का चल पाना आसंजक बल की वजह से ही संभव हो पाता है। साथ में हम जैसे पेन से कॉपी में लिख रहे हैं तो वो भी आसंजक बल से ही पॉसिबल होता है। हम कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपके लिए और बता दें। जैसे गोंद से कागज का चिपकना, कागज का चिपकना क्यों चिपक जाता है? उसके पीछे रीजन है कि कागज और गोंद के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या काम करता है? ये कागज है, ठीक है, और कागज के अणुओं के मध्य और गोंद के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम करता है, परबल आकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से हम आसंजक बल को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये कोई लकड़ी की टेबल समझ लेते हैं हम, और इसके ऊपर हम जल की बूंद डालते हैं। क्या डाल रहे हैं? जल की बूंद। तो ये जल की बूंद क्या करती है? ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। यहां पर लकड़ी की बजाय आप कांच ले लीजिए, ये क्या है? कांच, और ये क्या है? जल। तो जल की बूंद एक्चुअल में जो स्थिति थी वो ये थी, लेकिन ये फैलकर इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से फैल जाएगी। इस तरीके से फैलने के पीछे रीजन क्या है? जल के अणुओं के मध्य तथा कांच के अणुओं के मध्य ये जो आसंजक बल काम करता है, इसकी वजह से जल है वो कांच की सतह को भिगो देता है। जल क्या करता है? कांच की सतह को भिगो देता है। देखिए, कौन सी स्थिति में आसंजक बल और ससंजक बल काम करते हैं, कहां पर ज्यादा होंगे, कहां पर कम होंगे, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी स्थिति में जो द्रव है वो वस्तु की सतह को भिगोएगा, कौन सी स्थिति में नहीं भिगोएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो आसंजक बल पर ही आधारित है। तो यहां पर तक आपको समझ में आ जाना चाहिए ससंजक बल तथा आसंजक बल है क्या क्या। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर पृष्ठ तनाव की, सरफेस टेंशन की। देखिए, अब हम यहां पर देखेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखिए विद्यार्थियों, ये एक भौतिक राशि है जो किसी द्रव के गुण को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी द्रव के पृष्ठ का वह गुण होता है, द्रव का ऐसा गुण होता है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। उसका जो पृष्ठ होता है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करता है। देखिए, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है इसकी, वो तो हम बताने वाले ही हैं, लेकिन जो द्रव होता है उसका जो पृष्ठ होता है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति काम करता है और अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, कि द्रव का ऐसा गुण जो उसके पृष्ठीय भाग को, उसके पृष्ठ को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, कम से कम रखने का प्रयास करता है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक तनी हुई झिल्ली की भांति उसका पृष्ठ रहता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मिनिमम रखने का प्रयास करता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पृष्ठ तनाव कह रहे हैं, सरफेस टेंशन कहा जा रहा है। क्लियर? देखिए क्या है? द्रव का वह गुण, द्रव का वह गुण जिसके कारण
जिसके कारण द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह काम करती है। एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है तथा अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखें, पृष्ठ तनाव किसे कहेंगे? एक द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण से जो उसका सरपेश है, पृष्ठ है, वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति बिहेव करता है। साथ में वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी द्रव का जो मुक्त सतह है, मुक्त पृष्ठ है, उस द्रव की मुक्त सतह की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि द्रव की मुक्त सतह की प्रति एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, द्रव लिया हमने, उसकी मुक्त सतह कि मतलब एकदम खुली सतह है और उस खुली सतह के प्रति एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन तो ये हो गई, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी आप देख लेंगे कि द्रव की मुक्त सतह की प्रति एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। बल को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे। क्लियर? पृष्ठ तनाव को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई पात्र है और इस पात्र में ये तरल भरा है, इसका पृष्ठ है। हमने इसका क्या दिखाया है? पृष्ठ। ये हमने एक एल लंबाई की इस पर काल्पनिक रेखा ले ली है। पृष्ठ के ऊपर हमने क्या ले ली है? एक एल लंबाई की रेखा हमने ले ली है। तो इस एल लंबाई की रेखा को मैं नाम दे देता हूं ए और बी, जिसकी लंबाई एल है। इस रेखा की लंबाई के लंबवत जो बल काम करता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बल काम कर रहा है। उस बल को यदि हम कैपिटल एफ से लिख दें, देन यहां पर पृष्ठ तनाव किसके इक्वल हो जाएगा? पृष्ठ तनाव बराबर आ जाएगा हमारे पास में टी बराबर एफ बट्टे में एल। ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। प्रति एकांक लंबाई पर जो हमने काल्पनिक रेखा ली, इसकी प्रति एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके ये जो पृष्ठ तनाव है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? एक अदिश भौतिक राशि होती है। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। यहाँ पर
पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? एक अदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। फिर मैं बात करता हूं यहां पर T का मात्रक। तो देखिए फॉर्मूले से इसका मात्रक निकालेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, तो इसका मात्रक न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। ये है MKS या SI पद्धति में। फिर मैं बात करता हूं CGS पद्धति में, तो इसका CGS पद्धति में बल का मात्रक 9 और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। ये किस में है? CGS पद्धति में है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूंगा T की विमा की। T की विमा, फॉर्मूले को देखकर ये हम इसकी विमा फाइंड आउट कर सकते हैं। M1 L1 होता है, तो L1 का भाग लग जाएगी, तो L0 T-2 इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये जो T है इसका मान किस पर निर्भर करता है और किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं किस निर्भरता, T की निर्भरता, पृष्ठ तनाव की निर्भरता। तो देखिए ये इस T का जो मान है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव किस पर डिपेंड करता है? द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता? तो देखिए द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हमने यहां पर ये खुला भाग लिया है, तो कितना क्षेत्रफल है इसके ऊपर पृष्ठ तनाव का मान डिपेंड नहीं करता। और ये जो हमने काल्पनिक रेखा हमने यहां पर कंसीडर की, इसकी लंबाई पर भी डिपेंड नहीं करता। जो कैपिटल T का मान है द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं काल्पनिक लंबाई, काल्पनिक लंबाई L पर निर्भर नहीं करता है। L पर निर्भर नहीं करता है, L पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के कारण से कुछ विभिन्न स्थितियों पर, विभिन्न जो वस्तुएं हैं उन पर लगने वाले बल। तो एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। देखिए समझेंगे पृष्ठ तनाव की वजह से बल। क्या देखने वाले हैं हम? पृष्ठ तनाव के कारण बल। बोर्ड पर फोकस करें, ध्यान दें। देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं एक छड़। ये हमने ले ली है एक यहां पर छड़, इस तरीके से हमने क्या ले ली है? एक छड़ यहां पर ले ली है। इस छड़ की जो लंबाई है, सबसे पहले मैंने क्या ली है? एक छड़। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं स्मॉल l। लंबाई हम कितनी कंसीडर कर लें? स्मॉल l। और इस छड़ के ऊपर हम एक कैपिटल F बल इधर लगा रहे हैं। ये जो छड़ है वो द्रव में डूबी हुई है। किसमें मौजूद है? द्रव में मौजूद है। ठीक है, इसको एक बार समझ लें अच्छे से। ये एक छड़ है, इसकी लंबाई स्मॉल l है और इस पर हम कैपिटल F बल लगाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो इस कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी, जबकि इस द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। देखिए इसके ऊपर लगने वाला ये जो बल है कैपिटल F, ये किसके बराबर होगा? इसके दोनों पृष्ठ, एक पृष्ठ तो इधर है और एक पृष्ठ इधर है, इन पर तनाव काम कर रहा है T। तनाव कितना काम कर रहा है? T काम कर रहा है। तो कितनी लंबाई पर काम कर रहा है? L। इसमें ऐसे दो पृष्ठ बन जाएंगे, एक ये वाला पृष्ठ, इसके ऊपर
एल लंबाई पर इधर काम कर रहा है, एल लंबाई पर इधर काम कर रहा है, तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो देखिए जो बल होगा F बराबर होता है T, पहले में T बराबर F बट्टे में 2L हो जाएगा। यहाँ पर इसको एकदम क्लियर करें कि F बल तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो L लंबाई की छड़ इस पर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2L लेंथ। जो तनाव है वो कितनी लेंथ पर काम कर रहा है, 2L लेंथ पर काम कर रहा है, क्योंकि L लंबाई इसके इस तरफ की है और L लंबाई इस तरफ की, 2L। तो यहां से F बराबर क्या आ जाएगा, T इंटू 2L, T इंटू 2L। तो ये बल काम करता है T इंटू 2L। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने जो इस छड़ का भार है उसको इंक्लूड नहीं किया है, और यदि छड़ के भार को मैं यदि यहां पर शामिल कर लेता हूं तो यहां पर भार भी काम करेगा W। देन यहां पर इस छड़ पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू T इंटू 2L प्लस W। ये जो W है वो क्या है, भार है, छड़ के भार को इंगित करता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात में लेता हूं यहां पर एक चकती। देखिए ये हमारे पास में एक चकती है, क्या है, एक चकती है। इस चकती की जो त्रिज्या है, अब मैंने क्या ली है यहां पर, चकती जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो देखिए यहां पर इसकी पूरी जो ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरी लेंथ के ऊपर क्या काम कर रहा है, तनाव काम कर रहा है। इसको हम एक F बल से ऊपर खींचें, कितने बल से, F बल से इसको ऊपर खींचें, तो देखिए इसके ऊपर क्या क्या काम कर रहे हैं, एक तो W तो नीचे काम कर रहा है, तनाव पूरी के ऊपर काम कर रहा है इस 2πr लेंथ के ऊपर। तो F का मान कितना होगा, तनाव इंटू जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2πr और प्लस में W, और इतना बल काम करेगा। तो क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात यदि एक खोखली चकती हो, चकती कैसी हो, खोखली चकती हो, तब क्या होगा, खोखली चकती पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मैं कह दूं R1, बाहरी त्रिज्या क्या कह दूं, बाहरी त्रिज्या मैं कह देता हूं R2। बाहरी त्रिज्या को हमने किससे कह दिया है, R2 से कह दिया है। ये ऐसे है ये चकती, अब की बार ऐसे देखो समझना, ऐसे, और इसके ऊपर इधर इस तरीके से हम एक बल लगा रहे हैं F, ठीक है। देन यहां की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इन दोनों की वजह से जो तनाव T क्रिएट होगा, T क्रिएट होने वाला है आंतरिक सतह पर और बाह्य सतह पर, दोनों पर। तो यहां पर देखिए जो बल लगेगा वो कितना होगा, 2πr1 प्लस R2, R1 प्लस R2, 2πr1 और 2πr2 इंटू में T प्लस W और हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं वर्गाकार वलय, हम क्या ले लेते हैं, वर्गाकार एक वलय ले लेते हैं, उसके कारण से बल कितना होगा, ये हमारे पास में एक वर्गाकार वलय है ऐसी, ये वर्गाकार वलय है, इसकी मोटाई बहुत कम लेकर हम चल रहे हैं। इस की भुजा की जो लंबाई है वो हम L लेकर चले, और इसके ऊपर बल काम कर रहा है इधर ऊपर की ओर F। तो ये F क्या होगा, देखिए T इंटू 4L, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4L, टोटल लेंथ कितनी हो गई है, 4L। लेकिन इसमें भी दो दो पृष्ठ होंगे, अंदर से एक खोखली है तो एक इधर एक इधर, तो इसको 2 से और गुणा करना पड़ेगा, फिर प्लस में W, ठीक है। तो 8TL प्लस W इसके ऊपर फोर्स काम करेगा। ऐसे आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो बाहरी सतह है
जो द्रव के संपर्क में जो सतह है उसकी लेंथ कितनी है, उसको आप तनाव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उस पर लगने वाला बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बल। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलर टाइप के और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये तो हमने ली चकती, वो खोखली चकती, और यदि यहां पर वलय होती, क्या होती? वलय। इसको भी आप समझ लें, यहां पर इस चकती के स्थान पर क्या होता? यदि पतली वलय होती तो यहां पर क्या आ जाता? 4πr आ जाता, मतलब 2πr अंदर की और 2πr ही बाहर की, तो 4πr × t + w आ जाता। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए। इसके बाद में हम बढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों की ओर। देखिए काफी सिंपल से एग्जाम्पल अब हम यहां पर समझने वाले हैं। अब यहां पर हम सरफेस टेंशन की कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण हम कुछ एग्जाम्पल यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पारे की बूंद की। देखिए हम ये जानते हैं कि जो पारे की बूंद होती है, छोटी बूंद होती है, वो गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, और बड़ी बूंद है वो थोड़ी सी चपटी हो जाती है। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं पारे की बूंद की आकृति। बूंद की आकृति, तो देखिए जो छोटी बूंद होती है वो तो क्या होती है? गोल। छोटी बूंद कैसे होगी? गोल। क्यों होती है गोल? पृष्ठ तनाव की वजह से। और यदि मैं बड़ी बूंद लूं यहां पर तो वह ऐसे चपटी हो जाएगी। बड़ी बूंद क्या हो जाएगी? इस तरीके से चपटी हो जाती है, लेकिन इसका पृष्ठ तनाव फिर भी बरकरार रहता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें हम आपको बता कि धातु है और पिघली हुई धातु है, और पिघली हुई धातु को किसी द्रव में डाला जाए या जल में डाला जाए तो उस धातु की गोलियां बन जाती है। जैसे सरकंडे की गोलियां बनती वैसे ही धातु की गोलियां बन जाती। कैसे बनती है वो समझ लीजिए। धातु हमारे पास में पिघली हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ये हमारे पास में लिक्विड है, और इसमें हम एक पात्र से पिघली हुई धातु इसमें डाल रहे हैं। ये हमारे पास में क्या है? पिघली हुई धातु। और पिघली हुई धातु को इसमें डालेंगे तो यहां से लंबी ऊंचाई से डालेंगे तो ये जो धार है वो टूट जाएगी, और धार जब टूट जाती है तो बूंद के रूप में इस तरीके से रूप धारण कर लेती है, गोल बूंद बना लेगी। और ये जो गोल निर्माण कर लेती है ये गोलियों का निर्माण कर लेगी। धातु की गोलियां यहां पर बन जाएगी, धातु की गोलियों का यहां पर निर्माण हो जाएगा। क्लियर? अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं। यदि मैं बात करूं यहां पर ब्रश की, जो ब्रश है जिससे हम कलर करते हैं, और उस ब्रश को यदि हम पानी में डुबो दें तो उसके जो तार हैं, बाल हैं, वो फैले हुए रहते हैं। जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे वो सारे के सारे एक जगह चिपक जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे ये हमारे पास में एक कलर करने के लिए ब्रश है, और इसको यदि हम किसी लिक्विड में डुबो दें तो बाल ऐसे रहेंगे। ये इनके बाल हैं वो कैसे रहने वाले हैं? इस तरीके से फैले रहते हैं लिक्विड में, इस तरीके से फैले रहेंगे। लेकिन जैसे ही इस ब्रश को हम इस लिक्विड में से बाहर निकालेंगे ये इस तरीके से चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाएंगे। ऐसे चिपकने के पीछे कारण क्या है कि पृष्ठ तनाव के कारण से ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात ये ऐसा रूप धारण कर लेंगे। क्लियर? अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि आप किसी सुई की बात करें, लोहे की सुई है, और उसको हम जल की सतह पर रखें तो वो एक स्थिति में तैर सकती है जब उस लोहे की सुई पर हम ग्रीस लगा दें और जल की सतह पर धीरे से आहिस्ते से रख दें तो वो उस जल की सतह पर ही तैरती रहेगी, अंदर नहीं डूबेगी। क्यों? उसके पीछे रीजन समझना कि ये हमारे पास में द्रव है, यहां पर मैं सुई रख रहा हूं ऐसे,
ये ऐसे है सुई, इस तरीके से ऐसे सुई है, तो इस पर नीचे की ओर तो काम कर रहा है W, जो कि mg के बराबर है, इसके भार के इक्वल है। ये सुई ऐसे रखी हुई है। अब द्रव इस तरीके से भरा है, इसमें इस तरीके से मौजूद है, तो इसके इस पृष्ठ से इधर की ओर एक बल काम करेगा, तनाव, इधर की ओर भी तनाव काम करता है। ये जो सुई है वो ग्रीस की हमने भिगोकर इसको इसके ऊपर रख दी है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव इधर काम करता है, जिसकी वजह से ये जो सुई है वो जल में नहीं डूबेगी, जल में नहीं डूबेगी, क्योंकि जैसे ही ग्रीस लगा देंगे तो इसका जो पृष्ठ तनाव है, जल का पृष्ठ तनाव इसके रेस्पेक्ट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये अपने अंदर डूबने नहीं देगी, ठीक है, क्लियर। फिर कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर और ले लेते हैं। बात करता हूं मैं एक ऐसे एग्जाम्पल की, व्यवहारिक उदाहरण है, देखिए क्या है। अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे हमारे पास में जल की बूंद की बात करूं तो जल की बूंदें कैसी होती है, गोलाकार होती है। जल की बूंदें कैसी होती है, गोलाकार। जल की बूंद गोल होती है। गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण से। जो पृष्ठ तनाव है उसकी वजह से किसी जल की जो बूंद होती है, बारिश की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो अपना न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने के लिए उसे गोल होना पड़ेगा, क्योंकि समान आयतन के लिए सबसे कम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो गोले का होता है। हमारे पास में बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है, तो इनमें समान आयतन का निर्माण, समान आयतन लें और उनसे हम यदि आकृतियां बनाए तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है, इसलिए बूंद का निर्माण हो जाता है जो कि गोल होती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, क्लियर। फिर मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। ये जैसे हमारे पास में एक इस प्रकार का कोई तार है, इस तार को हम साबुन के घोल में डुबो लेते हैं। साबुन के घोल में जैसे ही डुबोएंगे इसके ऊपर एक साबुन की पतली फिल्म का निर्माण हो जाएगा। ये क्या बन गई है, साबुन की पतली फिल्म बन जाती है, साबुन की पतली फिल्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब यदि इस पतली फिल्म के ऊपर हम एक धागे के गांठ लगाकर इस पर डाल दें तो वो धागा इस तरीके से पड़ा रहेगा। अब यदि हम क्या करें, इस धागे के अंदर वाले पार्ट को आलपिन की सहायता से फोड़ दें, तोड़ दें, इस वाली झिल्ली को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये जो धागा है वो इस तरीके से फैलकर वृत्ताकार हो जाएगा। ये धागा कैसा हो जाएगा, इस तरीके से निर्मित हो जाएगा। इसके बाहर वाले यहां पर ये झिल्ली मौजूद रहेगी और इसके इस पार्ट के ऊपर झिल्ली टूटकर समाप्त हो जाएगी, इस पार्ट के ऊपर फिल्म नहीं रहेगी। ये जो धागा है वो वृत्ताकार हो जाता है। ये वृत्ताकार क्यों हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्र, ये पृष्ठ तनाव है, ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। ये इसको चारों ओर खींचेगा और इसकी जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार हो जाएगी। इस धागे की जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार रूप धारण कर लेगी। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कपूर। देखिए विद्यार्थी, यदि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करके जल की सतह पर डालेंगे तो वो नाचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जैसे ही डालेंगे तो उस जगह का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनमें अंतर आ जाएगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव आने की वजह से ये इधर उधर इनके ऊपर बल लगेंगे, जिसके कारण से जो कपूर के टुकड़े हैं वो जल की सतह पर नाचते हुए नजर आते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव प्रभावित हो जाता है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, तनाव को प्रभावित करने वाले कारक
देखिए पहला जो कारक है वो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे ही हम तापमान इंक्रीज करेंगे, प्रस्तनाव घट जाएगा। प्रस्तनाव क्या हो जाएगा, घट जाता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे तो प्रस्तनाव क्या हो जाएगा, प्रस्तनाव डिक्रीज हो जाता है, प्रस्तनाव घट जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। देखिए ऐसा आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा बहुत बार, जैसे ही हम गर्म करते हैं जो तरल है वो बहने लगता है, आसानी से बहने लगता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम किसी तरल को, द्रव को गर्म करेंगे, उसका प्रस्तनाव कम होता चला जाता है। और जब उसके क्वथनांक के बराबर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो वहां पर प्रस्तनाव शून्य हो जाता है। प्रस्तनाव क्या हो जाता है, जो तरल बिना किसी रुकावट के बह रहे हैं उनमें जो प्रस्तनाव है बहुत कम होता है, और क्वथनांक के ऊपर क्या हो जाता है, प्रस्तनाव घट, मतलब शून्य हो जाता है, प्रस्तनाव रहता ही नहीं है। क्वथनांक जितना टेम्परेचर यदि आप कर दें तो क्वथनांक नहीं रहेगा। ओके, फिर मैं बात करता हूं अशुद्धियों का या विलय का प्रभाव। अशुद्धियों या विलय का प्रभाव, विलय का प्रभाव, हम किसी उदाहरण द्रव में क्या मिला रहे हैं, द्रव में हम मिला रहे हैं विलय, किसी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मिला रहे हैं। विलय के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, अशुद्धि। क्या मिला दें, अशुद्धि। तब यदि इस अशुद्धि के ऊपर, इसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि प्रस्तनाव घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, इस द्रव में यदि जो विलय हम मिला रहे हैं वो यदि घुलनशील है, कैसा है, घुलनशील, तो प्रस्तनाव बढ़ेगा, प्रस्तनाव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अघुलनशील यदि आप अशुद्धि मिला रहे हैं, अशुद्धि कैसी हो, अघुलनशील हो, तो प्रस्तनाव घटेगा, प्रस्तनाव क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो देखिए जो आप विलय मिला रहे हैं वो यदि घुलनशील है तो प्रस्तनाव इंक्रीज हो जाएगा, और यदि अघुलनशील है तो प्रस्तनाव डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब हम प्रस्तनाव के कुछ अनुप्रयोगों की बात करते हैं कि प्रस्तनाव को हम कहां पर अपनी जिंदगी में यूज में ले सकते हैं, प्रस्तनाव की सहायता से हम अपने दैनिक जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए कपड़ों पर यदि ग्रीस या साबुन, तेल के कोई दाग धब्बे लग जाएं तो वो साधारण जल से नहीं उतर पाते हैं, साधारण जल से नहीं उतर पाएंगे, जबकि साबुन के घोल से वो उतर जाएंगे, या गर्म पानी से भी उतर जाते हैं। इन दोनों से क्यों उतर जाते हैं, इनको समझना है। देखिए ग्रीस, या हम ले लें तेल का धब्बा, ग्रीस का धब्बा हो सकता है, तेल का धब्बा हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, ये जैसे हमारे पास में कोई कपड़ा है और कपड़े के ऊपर ये हमने क्या लग चुका है, एक तेल का धब्बा लग चुका है या ग्रीस का धब्बा लग चुका है। जब इस तेल के धब्बे पर या ग्रीस के धब्बे के ऊपर हम पानी डालेंगे, साधारण जल डालेंगे, तो साधारण जल का प्रस्तनाव अधिक होने के कारण से वो इस ग्रीस के धब्बे को नहीं भिगो पाता है, भिगोएगा नहीं, तो क्या होगा, इनके बीच में और जल के अणुओं के बीच में आसंजक बल कम काम करेगा। ये किसका अणु है, जल का अणु। इनके बीच में आसंजक बल काम नहीं करेगा, मतलब बहुत कम काम करेगा या न के बराबर काम करेगा।
तो न के बराबर काम करेगा, तो ये इसके साथ में बाहर नहीं आएगा। ये ग्रीस या जो तेल के पार्टिकल्स हैं वो यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब हम क्या कर दें, इस जल के अंदर क्या मिला दें, साबुन मिला दें। क्या मिला दिया, साबुन मिला दिया। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जैसे ही घट जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, तो ये जो अणु है ना वो इसके ज्यादा संपर्क में जाएगा और यहां पर उस स्थिति में इनके बीच में आसंजक बल अधिक काम करेगा। कौन सा बल काम कर रहा है, आसंजक बल काम करेगा। और ये जल के अणु के साथ में ही ग्रीस का अणु इसके साथ में ही बाहर निकल जाएगा, कपड़े से अलग हो जाएगा। तो देखिए ये क्लियर हो जाता है। ग्रीस या तेल के धब्बे को हम साधारण जल से नहीं हटा सकते, जबकि हम साबुन के घोल से, जो सर्फ पाउडर होता है उसकी सहायता से इसको आसानी से घटा देते हैं, मतलब हटा देते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि साबुन का जो पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, वो ग्रीस या तेल के धब्बे को भी भिगो देता है और उसके साथ में वो अलग हो जाता है। देखो इसके साथ में यदि आप किसी कपड़े पर लगे मैल को या ग्रीस को, तेल को उतारना चाह रहे हैं तो गर्म पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी में क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जैसे ही घटेगा तो गर्म पानी का अणु भी यहां तक चला जाएगा, इसको भिगो देगा और भिगो देगा तो ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, एक तो है कि ये वाली बूंद है ना वो ऐसी की ऐसी बनी रहती है, इसके संपर्क में ऐसी बनी है। एक है कि ये खुद इसको भिगो रही है, अंदर तक इसको भिगोकर इनके अणुओं के बीच में इसको साथ में बाहर निकाल लेती है। तो पृष्ठ तनाव जब घटेगा तब मेल आसानी से निकलेगा, दाग धब्बे आसानी से निकल जाएंगे। तो गर्म पानी से धोना चाहिए या साबुन के पानी से धोना चाहिए। बात करता हूं यहां पर मलहम की बात करें हम यहां पर, जीवाणुनाशक जो मलहम होते हैं, कई दवाइयां होती हैं जो घाव पर लगाने के लिए यूज में हम लेते हैं, तो उन दवाइयों का, मलहम का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होना चाहिए। जो घाव पर मलहम या घाव पर लगाने वाली दवाइयां, घाव पर लगाने वाली दवाइयां, इनका पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए। पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है, कम रखा जाता है। उसके पीछे रीजन देखना, ये जैसे हमारे पास में कोई घाव है किसी अंग के ऊपर, हमने ये दिखा दिया ऐसे उबड़ खाबड़ घाव है, तो यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं इसका पृष्ठ तनाव अधिक, तो ये इसकी बूंदें ऐसी रहेगी तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका पार्टिकल ऐसे तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि हम इसका पृष्ठ तनाव कम रखें तो पृष्ठ तनाव कम रखेंगे तो ये ज्यादा फैल जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, इसका ये भी यहां तक पहुंच जाएगा। तो घाव के हर हिस्से तक पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो मलहम है, दवाई है, वो घाव के हर हिस्से तक पहुंच जाएगी। तो मलहम और जो घाव पर लगाने वाली दवाइयां हैं उनका पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कवर कर सके। ठीक है, इसके साथ में बात करता हूं जो पेंट होते हैं, कलर, उनका पृष्ठ तनाव भी कम होना चाहिए। कलर का, रंगों का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर फैल सके। जैसे यहां पर हम ब्रश कर रहे हैं तो इसके हर हिस्से तक पहुंच सके और ज्यादा फैले, उसके लिए उनका पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। पृष्ठ तनाव कम से कम रखेंगे तो वो ज्यादा क्षेत्र को कवर करेंगे, ज्यादा क्षेत्रफल में वो फैलेंगे। तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पृष्ठ तनाव के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में है ये। तो देखिए कुछ चीजें आपने देखी होगी, हम अपने दैनिक जीवन में उनको यूज में भी लेते हैं। कुछ चीजें हमें ठंडी स्वादिष्ट लगती है, कुछ चीजें गर्म स्वादिष्ट लगती है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो हमारे मुंह में ज्यादा फैलेगी, हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। ठीक है, और जो चीजें जिनका पृष्ठ तनाव
कईयों का गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जैसे गुलाब जामुन की बात करूं तो वो गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सौंफ है वो गर्म, सौंफ को यदि सौंफ का जो पानी होता है वो गर्म पीते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगता है। उसके पीछे रीजन है कि उनका पृष्ठ तनाव कम होता है, ज़्यादा क्षेत्र में फैलेंगे और ज़्यादा क्षेत्र में फैलेंगे तो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। मैं यहां पर आपके पास में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का बीकर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बीकर है। बीकर में 0.075 न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव वाला द्रव भरा है। पृष्ठ तनाव वाला द्रव भरा है। तो बीकर के काल्पनिक व्यास पर, बीकर के काल्पनिक व्यास पर लगने वाला बल क्या होगा? व्यास पर लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल, तो लगने वाला बल क्या होगा वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना आप, ये हमारे पास में इस तरीके से बीकर में कोई लिक्विड भरा है तो इसका व्यास ये हो जाएगा, जबकि हमें रेडियस दे रखे तो यहां से यहां तक जो लेंथ है ना वो आर की दुगुनी होगी। तो बल बराबर क्या होता है? T इंटू यहां पर 2R हो जाएगा, T इंटू 2R। T का मान 0.075, 2R का मान 15 गुणा 10 की घात -2। इसको गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 30 आ गया। और 30 को इससे गुणा कर देते हैं। 30 को देखिए हम 10 की घात -2 से भाग लगाएंगे, 2 से 10 की घात 2 से, तो 0.3 आ गया। 0.3 को इससे गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना। चलिए एक बार यहां से मैं पॉइंट हटा देता हूं, 10 की घात 3 यहां पर आ गई तो 10 की घात 5 हो गई है। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 को हम यहां से गुणा करेंगे तो 225 जीरो और 10 की घात -5 न्यूटन। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 संख्या पहले रखेंगे तो 0.0225 न्यूटन। क्या आ गया? समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा यहां पर पृष्ठ तनाव का जो आणविक सिद्धांत है उसकी। पृष्ठ तनाव का जो आणविक सिद्धांत है वो क्या कहता है क्या वो समझ लीजिए। देखिए पृष्ठ तनाव की जो घटना है ना, इसको समझने के लिए, पृष्ठ तनाव की घटना को समझने के लिए पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत दिया जाता है। पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, पृष्ठ तनाव का जो आणविक सिद्धांत है वो क्या है समझें। देखिए इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, मैं यहां पर एक पात्र ले लेता हूं। ये मैंने बड़ा सा एक पात्र ले लिया और इसके अंदर हमने भर दिया है लिक्विड, तरल भर दिया है। अब क्या होता है, तरल अपनी आणविक दूरी, देखिए आणविक दूरी कौन सी होगी? दो अणुओं के मध्य की जो औसत दूरी होती है वो है आणविक दूरी, 10 की घात -9 मीटर होती है। 10 की घात -9 मीटर आणविक दूरी कितनी होगी? एक अणु से दूसरे अणु के मध्य की जो दूरी है उसको हम आणविक दूरी कह रहे हैं, 10 की घात -9 मीटर की होती है। मैं यहां पर एक अणु ले लेता हूं, तो इस अणु की आणविक दूरी जितनी पर दूसरे जो अणु है ना वो इस अणु को अपनी ओर खींचेंगे। अंतराण्विक बल, यहां वाला अणु इसको खींच रहा है, यहां वाला खींच रहा है, यहां वाला खींच रहा है, सभी अणु इसको अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होता है? 0। किसी द्रव की सतह के अंदर जो पार्टिकल अणु मौजूद है उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0 होगा। अब मैं बात करता हूं कोई पार्टिकल यहां पर मौजूद है इस जगह पर, तो भी उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा?
शून्य होगा, तो भी उस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन कोई अणु यहां पर मौजूद है इस जगह पर, तो उसकी जो आणविक दूरी है वो ये होगी, और आणविक दूरी के अंदर मौजूद जो भी अणु है वो इसको अपनी ओर खींचेंगे। ये वाला यहां इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इस तरीके से इन दिशाओं में खींचता है। तो देखो इसका परिणामी 0, इस पर कोई बल काम नहीं करा, इसका परिणामी बल 0, इस पर कोई बल काम नहीं करा, लेकिन इस अणु के ऊपर बल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी बलों का जो परिणामी है ना, इन सभी का ये इसको निरस्त कर देगा, ये वाला इसको निरस्त कर देगा, पर इन दोनों का परिणामी इधर, इन दोनों का परिणामी भी इधर कुल मिलाकर इस डायरेक्शन में बल काम करेगा। इस पर किधर बल काम करेगा, पृष्ठ की ओर, अंदर की ओर, द्रव के अंदर की ओर काम करता है। यहां वाला जो अणु है इसके ऊपर भी अंदर की ओर, यहां वाला अणु है वो भी इसके अंदर की ओर। तो जो पृष्ठ के ऊपर अणु मौजूद होते हैं उन पर द्रव के अंदर की दिशा में एक बल काम करता है, जिसकी वजह से ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, और पृष्ठ तनाव उसी वजह से ही क्रिएट होता है। क्लियर? पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने का कारण क्या है कि पृष्ठ पर मौजूद जो अणु है ना उन पर अंदर के अणुओं के द्वारा बल लगता है, जिसके कारण से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। द्रव अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर सरफेस एनर्जी की, पृष्ठ ऊर्जा की। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। देखिए अभी अभी हमने पृष्ठ तनाव के लिए आणविक सिद्धांत पढ़ा। यहां पर आप ध्यान दें, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास में कोई पात्र है जिसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से कोई जो अणु है इसको इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल लाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लाने पर, इसके पृष्ठ पर लाने पर अंदर जो अणु है वो इसको खींच रहे हैं। इस अणु को हम कहां पर लाना चाह रहे हैं, इसके मुक्त पृष्ठ पर लाना चाह रहे हैं। तो मुक्त पृष्ठ पर लाने के लिए हमें आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जो अन्य अणु है वो इसको आकर्षित कर रहे हैं, आसंजक बल लगाकर इसको खींच रहे हैं। आसंजक ससंजक बल लगाकर इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, द्रव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ अणु हैं वो अंदर से उसकी सतह पर लाने पड़ेंगे, और सतह पर लाने के लिए हमें ससंजक बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और वह काम ही पृष्ठ में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। एक बार ध्यान देंगे कि द्रव के अणुओं को द्रव की मुक्त सतह पर लाने के लिए, द्रव के अणुओं को कहां पर ला रहे हैं, द्रव की मुक्त सतह पर, और मुक्त सतह पर लाने के लिए हमें ससंजक बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस अणु के ऊपर अन्य अणु भी क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं। तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य है वही पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें, सरफेस एनर्जी होती किसके बराबर है। देखिए विद्यार्थियों, सरफेस एनर्जी पृष्ठ तनाव इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के इक्वल होती है। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, पृष्ठ ऊर्जा है उसको मैंने परिभाषित कर दिया है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पृष्ठ ऊर्जा का या द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य, ये दोनों एक ही बात है। ये कार्य बराबर होता है पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि। T इंटू क्या होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि। जो हमने लिक्विड लिया है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि के इक्वल होगा W। अब मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास में द्रव की कोई बूंद है और उस द्रव की बूंद की रेडियस R1 से R2 कर दें, तो R1 से R2 करने में किया गया
कार्य कितना होगा, जितना भी कार्य होता है वही उसकी पृष्ठ ऊर्जा होती है। द्रव की बूंद की त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या R1 से R2 करने में, R1 से R2 करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर प्रस्थनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, जो बाद में जो बूंद है उसका क्षेत्रफल ये, प्रारंभ में जो बूंद है उसका क्षेत्रफल ये। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर, 4 पाई टी इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। फिर देखें, यदि हम साबुन के बुलबुले को, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या यदि हम R1 से R2 करें, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या R1 से R2 करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, एक उसका आंतरिक पृष्ठ, जैसे ये साबुन का बुलबुला है तो इसका ये वाला पृष्ठ भी होता है और इसका बाहर वाला पृष्ठ भी होता है, ये आंतरिक पृष्ठ ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जब R1, जब पहले त्रिज्या R1 थी फिर त्रिज्या R2 होगी, तो दो पृष्ठ होते हैं, दोनों ही पृष्ठों की त्रिज्या R2 होगी। तो ध्यान दें क्या आ जाएगा हमारे पास में, T प्रस्थनाव, पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसकी त्रिज्या R1, बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या R2, तो 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। देन यहां पर आ जाएगा 8 पाई T R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात करूंगा द्रव की एक बड़ी बूंद है, उसको यदि हम छोटी बूंदों में फुहार दें, छोटी बराबर बूंदों में तोड़ दें, तो वो जो फुहारने पर है वो हमें ठंडी महसूस होती है। तब उनकी पृष्ठ छोटी बूंदों में तोड़ने में कितना काम करना पड़ेगा और ताप में कितनी कमी आ जाएगी, ये दोनों चीजें हम यहां पर हम देख लेते हैं। द्रव की हम लेंगे बड़ी बूंद, और बड़ी बूंद को हम किस में तोड़ने वाले हैं, छोटी बूंद में तोड़ने वाले हैं। तो ध्यान दें किसके इक्वल आ जाएगा, चलिए बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में टूटना, बूंदों में टूटना, मैं जो बोलता जा रहा हूं वो भी आप सुनते जाएंगे। हमारे पास में कैपिटल R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, और इसे हम n स्मॉल r त्रिज्या वाली छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। कितनी बूंदें हैं ये n, और इनकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। तो देखिए जितना आयतन पहले था, पहले आयतन कितना था 4/3 पाई r क्यूब, बाद में भी उतना ही आयतन रहेगा, n बूंदें बन रही है और एक बूंद का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब। समझ लें इसको कि यहां पर n बूंदें बन रही है, प्रत्येक बूंद की रेडियस स्मॉल r है, तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। पहले एक बूंद थी बड़ी 4/3 पाई r
क्यूब आयतन, ये फिर भी आयतन तो सेम ही रहेगा। तो यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब बराबर आ गया एन इंटू आर क्यूब। यहां से आर बराबर आ गया एन की घात 1/3 आर। क्लियर। अब देखिए कि एक बड़ी बूंद जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसको एन छोटी बूंदों में यदि तोड़ दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर क्या आएगा, कार्य बराबर T इंटू डेल्टा ए, T इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, T इंटू क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यहां पर ध्यान दें आप, W, इसका मतलब है इस बूंद को इसमें तोड़ने में किया गया कार्य। तो T इस का पृष्ठ तनाव है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, n बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो n इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस में एक ही बूंद थी तो एक बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से दोनों में से देखिए, ध्यान देंगे आप, मैं दोनों को यहां पर 4 पाई यहां से कॉमन ले लेता हूं, टी यहां पर पड़ा ही है, यहां पर आ गया एन आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर आ गया। मैं इसको आर से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, एन आर क्यूब बट्टे में क्या आ गया आर, माइनस में कैपिटल आर से, यहां तो मैंने स्मॉल आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहां पर मैं कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर, ये आ गया। यहां से n इंटू आर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल आर क्यूब। देन क्या आ जाएगा, 4 पाई टी कैपिटल आर क्यूब बट्टे में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर, आर क्यूब में यहां से कॉमन ले लेता हूं तो 4 पाई आर क्यूब इंटू टी, 1 बट्टे में आर माइनस 1 बट्टे में कैपिटल आर, ये आ गया हमारे पास में 4 पाई आर क्यूब टी इंटू में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये आ गया हमारे पास में, क्या आ गया है, कार्य आ गया है। क्लियर। तो ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, क्लियर हो जाना चाहिए। एक कैपिटल आर त्रिज्या वाली बूंद को एन स्मॉल आर वाली समान बूंदों में तोड़ देते हैं तो तोड़ने में किया गया कार्य क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब टी इंटू में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो हमें कार्य करना पड़ेगा, डेफिनेटली कार्य करना पड़ेगा। और यदि हम बाहर से कोई कार्य नहीं करेंगे, बाहर से कोई कार्य नहीं करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। आंतरिक ऊर्जा में क्या है, आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ताप में कुछ कमी आ जाती है। तो जो उष्मा दी जाती है वो इस W के बराबर होगा। इसको हम ms डेल्टा थीटा से पुट कर सकते हैं। यहां m जो बूंद है उसका द्रव्यमान है, जो बड़ी बूंद हम लेकर चल रहे हैं उसका द्रव्यमान, s उसकी विशिष्ट उष्मा है, वो डेल्टा थीटा है उसके ताप में कमी, ताप में कमी, ये Q के बराबर है जो कि W के इक्वल होगा। और W खुद किसके बराबर है, 4 पाई आर क्यूब टी इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। एक बार सुने, ये किसका द्रव्यमान है, बूंद का द्रव्यमान है जो कि आयतन इंटू घनत्व के बराबर होता है। और घनत्व को, बूंद के घनत्व को मैं किससे लिख दूं, D से। S यहां पर विशिष्ट उष्मा, डेल्टा थीटा ताप में कमी जो कि किसके बराबर है, 4 पाई आर क्यूब इंटू टी इंटू में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर के इक्वल। यहां से देखिए 4 पाई आर क्यूब से 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहां से डेल्टा S बराबर कितना रह गया, 4 पाई आर क्यूब से 4 पाई आर क्यूब कैंसिल तो 3t, 3 ये 3 ये t, इधर क्या रह गया 4 पाई आर क्यूब तो कैंसिल हो गया तो ये डेल्टा थीटा तो d इंटू एस, ये बच गया हमारे पास में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर।
आ जाना चाहिए। डेल्टा थीटा बराबर क्या आ गया, 3t अपॉन ds इंटू 1/r माइनस 1/R। इतनी ताप में कमी आ जाएगी। ये क्या है, ताप में कमी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इस ताप में जो कमी आएगी ना, ये जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में। और यदि इस ताप में कमी को आप देखिए, ये जो ऊर्जा है वो जूल में रहेगी। ऊर्जा किस में रहेगी, जूल में। ठीक है, अब ऊर्जा किस में पुट कर रहे हैं, जूल में पुट करेंगे यहां पर। क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो Q है वो किस में पुट कर रहे हैं, ms डेल्टा Q पूरी ms डेल्टा थीटा किस में पुट कर रहे हैं, जूल में पुट कर रहे हैं आप लोग। क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां तक ताप में कमी ये आएगी। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम क्या करें कि बड़ी बूंद से छोटी बूंद हमने बना ली है। अब यदि छोटी बूंदों से हम क्या बनाएं, छोटी बूंदों से यदि हम बड़ी बूंद बनाएं, छोटी बूंद से हम क्या बनाएं, बड़ी बूंद, तो ताप में वृद्धि होगी। छोटी बूंदों से यदि हम बड़ी बूंद बनाएं तो ताप में क्या होगी, ताप में वृद्धि होगी। हालांकि फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला यही है सेम। स्मॉल r त्रिज्या की n बूंदों को हम कैपिटल R त्रिज्या की बड़ी बूंद बनाएं, तब ये ताप में वृद्धि होगी और इतना काम करना पड़ेगा, इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो बड़ी बूंद को छोटी में तोड़ो, चाहे छोटी को बड़ी में तोड़ो, कार्य सेम होगा, ताप में परिवर्तन सेम होगा। अब विद्यार्थियों, हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि भुजा कैपिटल L के एक वर्गाकार फ्रेम को एक द्रव में डुबोया जाता है। बाहर निकालने पर एक फिल्म बन जाती है, तो फ्रेम पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए, बल को हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्थ-तनाव T बराबर F बट्टे में L से हमने पुट किया था। तो यहां पर वर्गाकार फ्रेम इस तरीके से है और इसमें दो पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे, दो पृष्ठ होंगे। तो यहां पर देखिए, इसकी एक भुजा के ऊपर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रस्थ तनाव इंटू लंबाई। एक भुजा पर बल, एक भुजा पर बल, तो एक भुजा के ऊपर जो बल है वो कितना होगा, T इंटू 2L। T इंटू 2L। ये मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें दो, एक तो ये वाली, क्योंकि जो पतली फिल्म बन रही है उसका एक तो ये वाला सरफेस होगा, एक ये वाला, तो इस वाली भुजा के ऊपर यहां पर भी काम करेगा, इस तरफ भी काम करेगा, इधर भी और इधर भी, इसलिए यहां पर 2L लिया है। और सभी भुजाओं पर या चारों भुजाओं पर या वर्ग पर, भुजाओं पर बल, तो वो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 इंटू T इंटू 2L बराबर आ जाएगा 8TL। 8TL हमें प्राप्त हो जाएगा। इतना बल काम करने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें कि एक U आकार के तार एवं एक हल्के दर्पण के बीच बनी एक पतली द्रव की फिल्म 1.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन के भार को आधारित करती है। दर्पण की लंबाई 30 सेमी है और इसका भार नगण्य है। द्रव फिल्म का प्रस्थ तनाव क्या होगा। क्वेश्चन समझें एक बार कि हमारे पास में एक U आकार का तार है जिस पर एक दर्पण, हल्का दर्पण, इस प्रकार का एक U आकार का तार है, इस पर ऐसे एक दर्पण लगा हुआ है और यहां पर एक फिल्म बनी हुई है। ये एक पतली फिल्म का निर्माण यहां पर हो चुका है। यहां पर एक भार लटका हुआ है। क्या लटका है, कितना भार आधारित करती है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पर फिल्म का पृष्ठ तनाव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फिल्म का पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, F बट्टे में 2L, क्योंकि इसमें दो डबल लेंथ होगी, इसका ये वाला पृष्ठ भी और इधर पीछे वाला भी। तो यहां से F की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1.5 गुणा 10 की घात -2
और 2L कितना दे रखा है 2, L यहां पर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे इसको कट जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है क्वेश्चन देखिए कि 5 सेमी लंबी एक फ्रेम को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की सतह पर से खींचने के लिए उसके भार के अलावा 728 डाइन का अधिकतम बल लगाना पड़ता है, पानी का पृष्ठ तनाव कितना है। फॉर्मूला यही लगेगा। अब की बार हमें बल का जो मान है वो कितना दे रखा है 728 डाइन, और जो लेंथ है, एक लंबी फ्रेम है, लेंथ हमें कितनी दे रखी है 5 सेमी, 5 सेमी, तो ये 10 आ गया, नीचे 10 आ गया, 10 का इसमें भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कैपिटल R त्रिज्या की एक गोलीय बूंद को 8 समान बूंदों में विभाजित किया जाता है या विभक्त हो जाती है, यदि पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। चलिए देखिए समझिए, हमारे पास में 8 बूंदें कैपिटल R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद थी और ये 8 बूंदें बना लेती है 4/3 पाई R क्यूब। तो यहां से कैपिटल R क्यूब बराबर 8 इंटू ये आ गया हमारे पास में, कैपिटल R बराबर आ गया 2R, कैपिटल R बराबर क्या आ गया 2R। और इस प्रक्रिया में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है, पृष्ठ तनाव हमें T दे रखा है, कार्य बराबर क्या होता है T इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, और क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई है N इंटू, ऐसे हमारे पास में फॉर्मूला है 4 पाई T N इंटू R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में देख लो आप चाहें तो 4 पाई T, N यहां पर 8 है, बूंदों की संख्या कितनी है 8, स्मॉल r कितना है R बट्टे में 2, तो R स्क्वायर बट्टे में 4 आ गया, माइनस में R स्क्वायर आ गया, यहां से हम R स्क्वायर कॉमन, ये 2 बार में कट गया, 2R स्क्वायर में से R स्क्वायर निकला तो R स्क्वायर बच गया, तो 4 पाई T R स्क्वायर किया गया कार्य आ जाएगा। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखें कि यदि गोलीय द्रव बूंद जिसका पृष्ठ तनाव S है कि त्रिज्या स्मॉल r से R प्लस डेल्टा R बढ़ती है तब पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से है, केवल क्या आ गया है पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, और पृष्ठीय ऊर्जा में जो वृद्धि है वो पृष्ठ तनाव वो यहां पर S से लिखा गया है, किससे लिख दिया गया है इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये किसके बराबर आ जाएगा S इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी 4 पाई, बाद में जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर, तो R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, माइनस पहले क्षेत्रफल कितना था 4 पाई R स्क्वायर था, S 4 पाई में यहां से कॉमन ले लेता हूं, देन यहां पर क्या आ जाएगा 4 पाई S, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R माइनस R स्क्वायर, माइनस R स्क्वायर से प्लस R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो ये बचेगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 8 पाई R डेल्टा R इंटू S। ये आ गई पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। क्लियर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चन से हम आगे की वीडियोज में लेंगे। इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट का हम अंतिम वीडियो, तरलों के यांत्रिक गुण का अंतिम वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे दाब आदि के क्या होता है, साथ में हम बात करेंगे केस नली से जुड़ी हुई कि केशिकात्व क्या होता है, उसकी वहां पर हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए।
धन्यवाद दोस्तों।